राजस्थान में कई रैलियों के बाद पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया रुख रोड शो निकालकर बीजेपी के समर्थन में की वोट देने की अपील। जयपुर में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर किया हमला। कहा कुछ लोगों की जागीर नहीं है, देश से बड़ा कोई नहीं, चारों ओर अन्याय का अंधकार। सीबीआई ने नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त में बड़े नेटवर्क का किया भांडाफोड़। दिल्ली, हरियाणा समेत 7 जगहों पर छापेमारी, 3 नवजात बच्चे बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में एनआईए टीम पर हमले को लेकर सियासत तेज। रात में रेड करने पर ममता ने उठाए सवाल, तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा दीदी के गुंडे करते हैं हमला। राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण में सप्त मंडप के लिए नींव खुदाई का काम हुआ पूरा। दिसंबर तक बन जाएंगे श्री राम के समकालीन 7 महापुरुषों के मंदिर। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सरकारी कर्मियों के लिए जारी की राहत भरा आदेश। कर्मचारी के खाते में ओवर पेमेंट के तहत जमा हुई राशि तो नहीं होगी उसकी वसूली। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। अनाज मंडी घरौड़ा में जहां आढ़तियों को 5 दिनों तक का धरना प्रदर्शन चला, वहीं श्रमिकों ने भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय कामगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने अनाज मंडी में पहुंचकर कहा कि महंगाई को देखते हुए सरकार ने उचित अनुपात श्रमिकों की मजदूरी नहीं बढ़ाई, तो उन्होंने कहा कि श्रमिक आढ़तियों के आह्वान पर हड़ताल करते आए हैं, लेकिन अब भी श्रमिकों को उचित मेहनताना नहीं मिलता है। दिन में सैकड़ों बोरियों अपनी कमर पर ढोकर भी मजदूर अपने परिवार का भरण पोषण नहीं ठीक से कर पाते। यादव ने कहा कि 10 अप्रैल को मंडी बोर्ड के पत्र के माध्यम से मांग पत्र रखा जाएगा। यदि श्रमिकों की मांगों को नहीं माना गया तो श्रमिक सीजन में हड़ताल पर जाएंगे। मंडी मजदूरों की यूनियन पूरे प्रदेश की हमारे द्वारा जी मंडी मजदूरों के बारे में मंडी बोर्ड से कई बार अपील की गई जी कि आज की महंगाई को देखते हुए इनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। जी आप समझे कि एक बोरी मजदूर 25-30 फुट ऊपर लेकर के चढ़ता है और 100 बोरी अपने शरीर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों तथा आमजन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन 44 सालों में पार्टी ने नए आयामों को छुआ है और पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का सम्मान और गौरव बढ़ा है। पिहोवा में लगने वाले 3 दिवसीय क्षेत्र 14 मेले का शुभारंभ हुआ है। हजारों की संख्या में यात्री आना शुरू हो गए हैं। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है। इस 3 दिवसीय मेले में लाखों की संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। पटियाला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महारानी परनीत कौर से हमारे संवाददाता सुखविंदर सैनी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा परनीत कौर ने, आपको सुनाते हैं। कैंडिडेट है पटियाला से, उनको जो टिकट देकर उतारा गया है, उस समय जो आज उन्होंने डेराबस्सी, आपको बीजेपी ने यहाँ से टिकट देके पटियाला से उतारा है, कैसे देख रहे हैं? आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति जो बीजेपी की उपलब्धियां जो बीजेपी ने किया है सारे देश के लिए, जो पंजाब में भी उनको लाभ मिला है, वो लेके जाएंगे। आगे जो हमारे बच्चों के लिए जो उनका फ्यूचर है, भविष्य है, उसके लिए बात करेंगे कि कैसे पंजाब में उनको हम सुरक्षित रख के उनका आगे का कल बढ़िया बना सकते हैं।
हमने देखा कि आप 5 बार यहाँ से एमपी रहे लगातार पटियाला नहीं, एरिया नहीं। से। चार बार चार 5 बार बार। लड़े थे या 4 बार जीते, 5 बार लड़े थे। एक बार चलो गांधी साहब आ गए थे ना, इस बार फिर गांधी साहब से आपका मुकाबला है और देखा जा रहा है कि NK शर्मा भी इस फील्ड में आ चुका है अभी, जो अनाउंस होने वाला है 1-2 दिन में। क्या मुकाबला टफ होने के चांस हैं? जब भी कोई भी मुकाबला होए हर वक्त टफ हो, टफ मान के ही हम रणनीति में आते हैं। और अभी ना गांधी का भी नहीं अनाउंस हुआ, NK शर्मा का भी नहीं अनाउंस हुआ। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ इनके फार्मर के जो जेन्युइन डिमांड है वो हमारे पंजाब के एक पारिवारिक अंग हैं। ठीक है, परिवार में बहुत चीज़ें होती हैं, पर उसके लिए सुनील जी ने भी कहा है कि हम ज़रूर उनके साथ उनका आगे लेके जाएंगे जब टाइम आएगा। इलेक्शनों में आपने गांव-गांव जाना है, आपके वर्कर जाएंगे, किसानों के लिए कोई खास अपील करना चाहें आप भी? देखो, जो बीजेपी ने किसानों के लिए किया अब तक वो भी आगे रखेंगे। जो उनका मैनिफेस्टो होगा वो भी हम आगे रखेंगे। वो आ लेने दो, तो उसके आधार के ऊपर हम गांव में जाएंगे। ये हमारे साथ है महारानी परनीत कौर, जो हल्का पटियाला लोकसभा हल्का पटियाला से उम्मीदवार हैं और काफ़ी जो बीजेपी के वर्करों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला है। और देखा है कि यहाँ SMS संतोष जो थे हल्का डेराबस्सी से काफ़ी पुराने वर्कर हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके गृह पे आज मीटिंग थी और काफ़ी अच्छी मीटिंग रही है और इसके ये बताना चाहेंगे कि जो यहाँ के वर्करों में एक उत्साह भी देखने को मिला है। अतिक्रमण को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और इस झगड़े में दोनों पक्षों के सिर फूट गए और दोनों घायलों को शहर के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं व्यापारी पर हमले के विरोध में आज करीब 3 घंटे तक केवल बाजार और पंजाबी मार्केट के व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। उसकी लड़की के साथ, उसके लड़के के साथ, लड़के का तो सिर फाड़ दिया, लड़की के पैर में भी लगी है काफी चोटें। जो महिला है इसके ऊपर अत्याचार करना बहुत ज्यादा जुर्म है। और अतिक्रमण तो देखो जी सब बाजार में हो रहा है जी, इसका तो नगर पालिका ही हल करेगी। हम तो हजारों बार कह चुके हैं, तो ये नगर पालिका का काम है, वो इसको अतिक्रमण हटाए, हम उसके साथ हैं। बाजार में शाम के टाइम पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। कोई शरारती ने मार्केट में छोटी रोड पर गाड़ी निकालने की कोशिश की होगी, कोई सामान दुकान के बाहर लगा होगा, इस पर कहा सुनी हुई है। लेकिन कहा सुनी के बाद व्यापारी के साथ डंडा उठा के मार देना, सिर में चोट मार देना, प्राण घातक चोट मार देना, ये किसी तरह से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो रात को व्यापारियों ने कोई बैठक की होगी और इनका गुस्सा था और गुस्सा इनका जायज़ था, तो इन्होंने आज सारी मार्केट को बंद रखा। मेरे संज्ञान में विषय आया है, मैंने DSP साहब से बात की, SHO साहब से बात की, SP साहब से मेरी बात नहीं हो पाई, वो शायद फरीदाबाद में किसी मीटिंग में थे, तो उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। और मैंने सब व्यापारियों को विश्वास दिलाया है, DSP साहब ने विश्वास दिलाया है कि जो आप चाहते हो, न्याय चाहता है व्यापारी। मेरे बुजुर्ग व्यापारी संगठन बाजार में उपस्थित सुनो अरविंद यादव जी, मैं पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको एक बात कहता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं की जाएगी और जो इसने अपराध किया है उसको सज़ा दिलाकर रहेंगे। आप पुलिस का सहयोग दें ताकि हम 1 से 2 होकर के काम कर सकें। जिसने ये समझ के कि यहाँ कोई चोट नहीं लगी, आगे कोई चोट मारी है, उसका भी हम तफ्तीश के अंदर बिल्कुल खुलासा कर देंगे और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। राजधानी में बिजली विभाग के यार्ड में लगी भीषण आग से पूरे राजधानी में हाहाकार मच गया। मौके पर पहुंचे मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि निश्चित रूप से बड़ी घटना में छत्तीसगढ़ का बिजली विभाग का सबसे बड़ा डिपो है। ट्रांसफार्मर में ऑयल के लीकेज से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और शुक्र है कोई जानहानि नहीं हुई। एक बड़ी घटना है कि जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिपो है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स में ऑयल होता है, ऑयल के टैंकर होते हैं, टेबल्स होते हैं। ये तो सीधा सीधा
आग को फैलाने के लिए बहुत बड़े माध्यम हैं और यहाँ पर आग लगी और इससे लगी हुई बहुत बड़ी हमारी पूरा रामनगर लक्ष्मण नगर बहुत बड़ी बस्ती है, क्योंकि हमारे यहाँ के विधायक जी राजेश मोने जी आग लगते ही साथ पहुँच गए थे और उन्होंने पूरा इसको नियंत्रित करने की कोशिश की। भगवान का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, परंतु ये जो घटना हुई है ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य है। डिडवाना शहर के दिन दरवाजा रोड के बाहर स्थित एक भूमि के ऊपर बवाल का मामला सामने आया है। यहाँ पर श्याम मंदिर ट्रस्ट के लोगों द्वारा उक्त भूमि को अपनी भूमि बताया गया। उनके द्वारा इस भूमि को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट को दिया गया है, जिसमें कहा गया कि मंदिर ट्रस्ट की भूमि है जिसको लोगों ने 420 कर बेचैन कर दिया है, जिसको लेकर मंदिर ट्रस्ट ने लोगों को जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। डिडवाना में श्याम महाराज मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसका एक ट्रस्ट बना हुआ है। उस ट्रस्ट में करीब करीब 9-10 प्रॉपर्टीज़ है। उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है जो दिन दरवाजा के बाहर गौशाला के नाम से जानी जाती है। क्यों? वहाँ पहले गौशाला चलती थी, पानी की प्याऊ भी चलती थी और पानी की प्याऊ को चलाने के लिए एक डोकरी को रखा था। वो वहाँ 1-2 कमरे बने हुए छोटे छोटे, उनमें वो रह रही है। अब क्या है कि एकाएक उसने अपने नाम से हाउस टैक्स भर करके और रजिस्ट्री दूसरे को बेच दी। बिहार से है, जहां इन दिनों महिलाओं में गणगौर पर्व को लेकर खासा उत्साह है। आपको बता दें कि नवविवाहिता युवतियों में गणगौर पूजा को लेकर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। गली गली में गणगौर की सवारी, घर घर में गणगौर का बिंदौरा निकाला जा रहा है। होली के बाद 16 दिन तक चलने वाले इस पर्व को लेकर पहली बार गणगौर पूजा वाली युवतियों को खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विराटनगर पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 दिवसीय कार्य योजना अभियान के अंतर्गत जिला कोटपुतली बहरोड एसपी वंदिता राणा अपनी जानकारी देते बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर वांछित अपराधियों को दरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विराटनगर थाना पुलिस ने 3 वारंट में फरार 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि आचार संहिता अवधि के दौरान कोर्ट ट्रांसपोर्टेशन रोड पर मजमा लगाकर कोयला चोरी और सड़क जाम करने वालों पर सीधे केस कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। एसपी प्रभात कुमार शनिवार को पुलिस लाइन में बीजीआर और डीबीएल कोल ट्रांसफार्मर ग्रामीण और प्रबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उक्त बैठक में ये बातें कही हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। लगातार सड़क जाम की शिकायत आ रही थी, ग्रामीणों का कुछ शिकायत था, कंपनी का कुछ शिकायत था, जनप्रतिनिधियों का शिकायत था। तो उसको लेकर के सभी लोगों के साथ एक बैठक किया है। जैसा आप जानते हैं कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू है, तो उसमें सड़क जाम करना, चाहे किसी प्रकार का कोई गैरकानूनी तरीके से लोगों को जमा करना सही नहीं है। तो लोगों को बताया गया है, सबसे पहले इनसे समस्या सुने गए हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याएं बोले हैं, तो कैसे इसका समाधान निकाला जाए उस पर चर्चा हुई है। और हमने लोगों को यही बताया कि जो भी जेन्युइन समस्या है उसको जेन्युइन फोरम पे रखा जाए। सड़क जाम कर देना, ट्रांसपोर्टेशन रोक देना, ये कहीं का कोई सोल्यूशन नहीं है। और साथ में कंपनी वालों को भी बोला है कि थोड़ा नियम कानून या प्रावधान से ऊपर हटके भी मानवता के नाते भी अगर ग्रामीणों में कुछ बेसिक ऐसी ज़रूरत है जिससे पूरे ग्रामीण को फायदा होगा। खबर रामनगर से। आपको बता दें कि रामनगर बार एसोसिएशन की द्विवार्षिक कार्यकारिणी के लिए पिछले वर्ष जून में चुनाव होना था, लेकिन इस मामले में मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा टैक्स भर के सदस्यों को रामनगर बार में न शामिल करने को लेकर एक सूचना जारी की गई थी, जिसको लेकर टैक्स भर के अध्यक्ष एडवोकेट पूरनचंद पांडे द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका इसके विरुद्ध दायर की गई। हाईकोर्ट द्वारा रामनगर बार के चुनाव में रोक लगा दी गई थी। इस मामले में कुछ कोर्ट में सुनवाई करने के बाद में पूर्व दायर की गई एडवोकेट
पूरन चंद्र पांडे की याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद अब चुनाव की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रामनगर बार एसोसिएशन का चुनाव दिनांक 9 जून को संपन्न होना था, 9 जून 2023 को, लेकिन इसके विरुद्ध एक रिट याचिका हाईकोर्ट नैनीताल में पूरन चंद पांडे जी द्वारा दायर की गई थी, जो कि 1 अप्रैल 2024 को खारिज हो गई है। और अब बार एसोसिएशन रामनगर के चुनाव दिनांक 8/4/2024 को तय हैं, नियत किए गए हैं और इसमें टोटल कुल जो है 105 मतदाता हैं जिन्होंने यहाँ पर वोटिंग करनी है। देखिए, द्विवार्षिक चुनाव है, जो ये चुनाव 2023 में होना था, लेकिन एक एडवोकेट हैं, उनके द्वारा क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई थी जिससे चुनाव स्टे हो गया था, लेकिन अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेरिट पे वो रिट खारिज कर दी है, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया फिर से 8 तारीख को घोषित कर दिया गया है और लगभग 110 मतदाता हैं जो चुनाव लड़ रहे प्रतिभागियों को मत देंगे और उन्हीं 110 मतदाताओं से चुनाव में लड़ रहे प्रतिभागियों का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव अब महज 2 सप्ताह का समय रह गया। ऐसे में दून पुलिस ने ईवीएम मशीन की सुरक्षा संबंधी तैयारियों को तेज कर दिया है। इस क्रम में एसएसपी देहरादून ने ईवीएम हेतु स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया व सुरक्षा संबंधी तैयारियों का जायजा लिया, जिसको लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि स्ट्रांग रूम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही पर ईवीएम रखी जाती है और पोलिंग पार्टियां द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्ट्रांग रूम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से ईवीएम हमारे जो रखे जाते हैं वो पोलिंग पार्टियां वहीं से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। साथ ही साथ चुनाव के उपरांत ईवीएम यहाँ पर जमा रहेंगे जो मतगणना तक यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि इसकी स्पष्ट इसकी गाइडलाइंस है, जो उसमें सुरक्षा के मानक हैं, उसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट जो नोडल है उनके साथ पूरा भ्रमण किया गया और स्ट्रांग रूम का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया, पुलिस के एंगल से भी किया गया, कोई सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं है। तो पाया गया सभी जगह सीसीटीवी वर्किंग थे और साथ ही साथ जो उसके मानक है सिक्योरिटी के वो सभी पूर्ण पाए गए और वहाँ के जो हमारे कर्मचारी लगे हैं ड्यूटी पर उनको भी वहाँ पर ब्रीफ किया गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है ईवीएम की सुरक्षा। तो उसके संबंध में सभी वहाँ जो नियुक्त कर्मचारी थे उनको ब्रीफ भी किया गया और सभी समस्त एरिया का वहाँ पर भ्रमण किया गया। सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। बड़ी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे मेले के क्षेत्र को 5 सुपर जोन में 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। सोमवती अमावस्या का जो स्नान है वो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस दिन में स्नान पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए इसके दृष्टिगत ही हमने पुलिस की जो भी तैयारी होती है उस तैयारी को सुनिश्चित किया है। इस संबंध उसको सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में डिवाइड करके कुशल अधिकारी के नेतृत्व में हम पुलिस बल को तैनात करते हैं। इसमें तमाम तरह के जो हमारे एंसिलरी यूनिट्स हैं उनको भी लगाते हैं, जैसे बीडीएस की टीम होती है और अन्य एटीएस की टीम वगैरह होती है, ये सभी इसमें लगाई जाती है। तो तमाम जो सुरक्षा के इंतजामात हैं हम उसके अनुरूप करेंगे। हाँ, ट्रैफिक के संबंध में भी व्यापक व्यवस्था की गई है। रास्तों से जो आने वाली भीड़ होती है उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार हल्की पेड़ी क्षेत्र से 3 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में हरिद्वार पुलिस ने यूपी के बागपत शामली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बच्ची का अपहरण इसलिए किया था ताकि वह बच्ची से भीख मंगवा सके और 30 मार्च को हरकी पेड़ी के नाई घाट से 3 साल की बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने 1 अप्रैल को अपहरण कर मुकदमा दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज के में अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने कंधे में बिठाकर ले जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महेंद्र यादव नामक व्यक्ति ने कभी पंजीकृत कराया था, जिसमें यह व्यक्ति अपना मुंडन कराने के बच्चे के आया था और यहाँ पर इसकी एक 3 वर्ष की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेकर गंभीरता से इस पर हम लोगों के द्वारा प्रयास किए गए। इसकी रिकवरी पुलिस के द्वारा की गई है और जो मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा इस बच्ची को चोरी किया गया था उसको पुलिस ने गंभीर धाराओं में अरेस्ट करके जेल भेजा गया। उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नानक मत्ता कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा
तरसीम सिंह के अंतिम भोग अरदास में शामिल होने नानकपता डेरा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। डेरा साहिब पहुंचने पर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री धामी ने स्वर्गीय बाबा तरसीम सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही डेरा साहिब में पाठ के लिए रखे गए ग्रंथ साहिब के आगे भी शीश नवाया। सेवा के माध्यम से सबकी सेवा करते थे। जिन लोगों की कहीं पहुंच नहीं होती थी, बाबा जी तक उनकी पहुंच जाती थी। जिन लोगों ने भी ऐसा अपराध किया है, देखिए अपराधी कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपराधी कहीं से क्यों ना मोटिवेटेड हो, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के साथ कानून अपना काम करता है और कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई शंका हमको नहीं रखनी है। पुलिस आगे बढ़ रही है, प्रशासन आगे बढ़ रहा है, कानून आगे बढ़ रहा है। पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कानून ठोस तरीके से काम करेगा और काम कर भी रहा है, कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कन्नौज से आपको बता रहे जोगी डेरा में 10 झोपड़ियों में लगी आग। आग में गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। एक घर से दूसरे 10 घरों में आग पहुंची है। लेखपाल ने रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी। आग में गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। एक घर से दूसरे घरों में आग पहुंची। लेखपाल ने रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी। कन्नौज से खबर जोगी डेरा में 10 झोपड़ियों में लगी आग। आग में गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। एक घर से दूसरे घर तक पहुंची आग। लेखपाल ने रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी। आग में गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। एक घर से दूसरे घर में आग पहुंची। कन्नौज से खबर, यहां पर आग में गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। खबर बहराइच से है। मकान पर कब्जे को लेकर लगाई आग। पहले की तोड़फोड़, फिर घर में लगा दी आग। कार्रवाई की मांग को लेकर भटक रहा परिवार। विश्वेश्वरगंज थाना क्षेत्र में दबंगों का तांडव। कार्रवाई की मांग को लेकर भटक रहा परिवार। पहले की तोड़फोड़, फिर घर में लगा दी आग। विश्वेश्वरगंज थाना क्षेत्र में दबंगों का तांडव। पहले की तोड़फोड़ पे घर में लगा दिया आग। बहराइच से खबर आपको बता रहे कब्जे को लेकर घर में लगा दिया आग। लोकसभा चुनाव के चलते लगातार जातियों को साधने के लिए प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है। हर राजनीतिक दल ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश की लोकसभा में उतार चुका है। वहीं क्षत्रिय प्रत्याशियों की गिनती इस लोकसभा चुनाव में कम देखने को मिल रही है, जिसका विरोध अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा लगातार जता रही है। महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ मंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने बरेली में प्रेस वार्ता की और जमकर सभी राजनीतिक दलों पर हमला बोला और कहा कि आखिर वजह क्या है जो अब क्षत्रियों को दूर रखा जा रहा है, स्पष्ट करें।
सभी राजनीतिक दल। प्रेस वार्ता करते हुए राघवेंद्र सिंह राजू ने कहा कि देश भर से हमारा संगठन जुड़ा हुआ है। पहले हमारे समाज के बहुत नेता हुआ करते थे, लेकिन अब जातिवाद वाली राजनीति ने सब कम कर दिया है और अब यही वजह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हमारे समाज की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। क्षत्रिय महासभा के सभी मंडल में हम लोगों की एक समीक्षाएं चल रही हैं और समीक्षा के बाद हमको ये सामने निकल करके आया कि पूरे भारतवर्ष में 6 से 58 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 48 लाख क्षत्रिय परिवारों से हमारा संगठन जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर सारे राजनीतिक दलों द्वारा क्षत्रिय समाज की घोर उपेक्षा हो रही है और जातियों में उपरंश फैला करके इतिहास लौटा नामक पुस्तक, जिसका मैं हर जगह जिक्र करता हूं कि 6800 जातियों और उपजातियों में समाज को बांटने का काम हुआ और जिस तरीके से देश में जातिवाद और अवसरवादिता, कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने का ये दौर चल पड़ा है। चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा चंद्रा प्रीमियर लीग भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसका अंतर्गत CPL 2.0 में प्रतिभाग ले रहे सभी अंडर 16 के खिलाड़ियों के ट्रायल की डेट 13/4/2024 दिन शनिवार को निर्धारित किया गया है। अभी यह ट्रायल सिर्फ अंडर 16 के बच्चों के लिए है। अंडर 16 के लिए अभी तक 371 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इच्छुक खिलाड़ी ट्रायल वाले दिन भी फॉर्म भर के ट्रायल में प्रतिभाग कर सकते हैं। CPL 2.0 में प्रतिभाग कर रहे सभी अंडर 16 के खिलाड़ियों को निर्धारित ट्रायल के दिन सुबह आधार कार्ड की फोटोकॉपी व पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। इच्छुक खिलाड़ी ट्रायल के दिन भी फॉर्म भरकर CPL 2.0 के ट्रायल में प्रतिभाग कर सकते हैं। बता दें कि के न्यूज़ इंडिया CPL सीजन 2 में मीडिया पार्टनर है। डिसाइड कर लिया जाए। बिल्कुल, आप सभी के ट्रायल की डेट्स आ चुकी है। 13 अप्रैल दिन शनिवार सुबह 7 बजे चंद्रा क्रिकेट एकेडमी BPMG इंटर कॉलेज कानपुर वाले ग्राउंड पे आपका ट्रायल होगा। यह जानकारी अंडर 16 के प्लेयर्स के लिए, अभी अंडर 19 वाले बच्चों को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। 13 अप्रैल सुबह 7 बजे आपको रिपोर्ट करना है अंडर 16 के प्लेयर्स को। जिन सभी बच्चों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था उनको ध्यान रखना है कि ट्रायल पे आने से पहले आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी लाना है, उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज का फोटो और आपके रजिस्ट्रेशन की फीस जो भी रह गई थी, बाकी रह गई थी, उसको आप अपने साथ ले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप एक फिजिकल फॉर्म फिल करेंगे यहाँ पे, उसके बाद अपनी दावेदारी को पेश करेंगे। ट्रायल के माध्यम से सेलेक्टर्स को प्रभावित करने का काम करेंगे, अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम करेंगे और हम आपका उस दिन यहाँ पे इंतजार करेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी चंद्रा क्रिकेट एकेडमी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कर कर्तव्य की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान वाणिज्य कर विभाग की वसूली की स्थिति काफ़ी खराब पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा कायमगंज क्षेत्र में तंबाकू पर हो रही कर चोरी की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की राजस्व प्राप्ति लक्ष्य से कम पाई गई है। मंडी वसूली लक्ष्य के सक्षेप अधिक पाई गई है। सभी मंडियों के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए शासन को पत्र लिखने के निर्देश दिए गए हैं। मंडी सचिव सातनपुर के अनुपस्थित होने पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया और वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। खनन विभाग की वसूली कम पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा खनन अधिकारी द्वारा कार्यों में लापरवाही बरतने पर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। अब कार्य विभाग को अवैध शराब के खिलाफ प्रभावशाली अभियान चलाने व परिवहन विभाग के डग्गा मारी के खिलाफ सघन अभियान चलाने के जिलाधिकारी निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पीलीभीत सीट पर मतदान होना है। इस सीट पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है, क्योंकि इस सीट के मौजूदा सांसद वरुण गांधी की जगह इस बार बीजेपी ने योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। आइए दिखाते हैं आपको बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद से के न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे की खास बातचीत।
उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी के बाद अगर किसी सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो पीलीभीत की है और पीलीभीत से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जतिन प्रसाद जी मौजूद हैं। सर, क्या मानते हैं, इसे बड़ी जिम्मेदारी है या चुनौती मानते हैं इस सीट से चुनाव लड़ना? बिल्कुल, बहुत बड़ी मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस प्रतिष्ठित सीट से उम्मीदवार बनाया है और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लहर चल रही है, जन समर्थन मिल रहा है। तो जैसे आपके चुनावी जनसभाओं में मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बम्बई बना देता। बड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है ये, लेकिन पिछले 35 साल से जो लोग रहे यहाँ पे उन्होंने तो घर भी नहीं बनाया, यहाँ पे आप बम्बई बनाने की नहीं, मैं ये कह रहा था कि बहुत काम हुए हैं पिछले 10 वर्षों में। जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों या प्रदेश की, वो डबल इंजन का प्रभाव गाँव में दिख रहा है। लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के मिलते हैं, बताते हैं। और वो जो बात कही गई वो लोक निर्माण विभाग में जो कार्य हो रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में की गई कि और करा देते। इस क्षेत्र में जो काम हुए हैं, यहाँ पे एक 200 करोड़ का धनारा घाट का पुल जो बहुत समय से मांग थी, वो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में यहाँ स्वीकृत हुआ है और यहाँ बाईपासेस, रोड वाइडनिंग, चौड़ीकरण हुए हैं। तमाम कार्य यहाँ पे पीलीभीत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुए हैं, उसको और गति देते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे कम से कम घर तो बनाएंगे, क्योंकि मैं भी देखा बहुत सारे लोगों का ये था कि बाहर ही है, तो आपने कहा कि 3 पीढ़ियों से हमारा रिश्ता है, लेकिन जो नए लोग हैं वो नहीं जानते हैं, तो वो उस रिश्ते के बारे में मैं जानना चाहता हूँ जो पीलीभीत से आपका। पीलीभीत हमारा घर है, ये हमारे खेती जो है जो वो पीलीभीत में ही आप समझिए पूरनपुर जो बॉर्डर है वहाँ पे है। और इस से मैंने बताया ना, पीढ़ियों का रिश्ता है। स्थायी राजनीति करता हूँ मैं, जहाँ जाता हूँ वहाँ रिश्तों के आधार पे संबंध बनाए जाते हैं, लोगों के कार्य किए जाते हैं और काम भी स्थायी रूप से यहाँ रह के लगातार संपर्क बना के किए जाएंगे। सर, अग्रिम शुभकामनाएं हैं हमारी आपकी जीत के लिए। आपके लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल जतिन प्रसाद जी थे जो हमारे साथ थे और इनका सीधे सीधे साफ तौर पर कहना है कि पीढ़ियों का रिश्ता है और वो जो राजनीति कर रहे हैं वो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर करते हैं। और फिलहाल जैसा कि मैंने बताया आपको कि पीलीभीत की सीट पर इस समय पूरे देश की नज़र है और जतिन प्रसाद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पीलीभीत से कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मनीष पांडे, के न्यूज़ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने शिरकत की। ए.के. शर्मा ने सिद्धार्थनगर के जिला डुमरियागंज और बासी विधानसभा में वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के हक में आयोजित 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर उनको सुनने के लिए भारी भीड़ भी जुटी। भारी भीड़ से गदगद दिखे मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश के योगी और केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते हुए दोबारा से केंद्र में भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। वे सांसद और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी के समर्थन में आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा आयोजित और उनके द्वारा माननीय जगदम्बिका पाल जी के द्वारा आयोजित जनसभा में आने का आज मौका मिला। मुझे आकर के यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के परिवार की एकता, पार्टी परिवार की हमारी जो उनके प्रति जो निष्ठा है, जो समर्थन है, जो एकजुटता है, वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही हजारों की संख्या में आए हुए लोगों का, भाइयों का, बहनों का, माताओं का जो समर्थन उनको अपार मिल रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह की अगुवाई में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ फव्वारा तिराहे से किया गया। रैली में नगर के डॉक्टर अशोक कुमार स्मारक, मां ब्रह्मा देवी जेटली इंटर कॉलेज, बीएन इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। छात्र छात्राओं के साथ एसडीएम पवन जायसवाल, तहसीलदार बलवीर सिंह और नायब तहसीलदार उमेश यादव और कई विद्यालयों के प्रधानाचार्य सुमित्रा रंजन व अन्य भी शामिल हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने आपदा नियंत्रण हेतु कलेक्ट्रेट में स्थापित होने वाले इमरजेंसी ऑपरेशन का सेंटर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित सूर्यभान आपदा विशेषज्ञ एवं अविनाश कुमार वर्मा आपदा सहायक
आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अविनाश सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के सुदृढ़ीकरण के विभिन्न उपकरण कार्य तथा अवस्थापना संबंधित अन्य सभी व्यवस्थाओं यथाशीघ्र दुरुस्त किया जाएगा ताकि आपदा के दौरान आमजन को पर्याप्त व त्वरित सहायता प्रदान की जा सके। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की आवास विकास कॉलोनी में 13 साल की निकिता की समझदारी से उसने और उसकी 15 महीने की भतीजी को खतरे की आशंका से बचा लिया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की आवास विकास कॉलोनी में 13 साल की निकिता की समझदारी ने उसे और उसकी 15 महीने की भतीजी को खतरे की आशंका से बचा लिया। दरअसल इनके घर में बंदर घुस आए थे। नीचे कुछ लोग आए थे तो वो लोग बिना गेट बंद किए बाहर चले गए थे, तो उधर से ही बंदर आया और आके घुस गया रूम में और किचन में सब सामान फेंकने लगा और छोटी बच्ची को डराने लगा। तो फिर मुझे ऐसा ध्यान आया कि एलेक्सा से बोलना चाहिए कि वो कुत्ते की आवाज़ निकाले। फिर उसने कुत्ते की आवाज़ निकाली तो फिर वो बंदर डर के भाग गए। एलेक्सा, कुत्ते की आवाज़ निकालो। अब आप कौन से जानवर की आवाज़ सुनना पसंद करेंगे? निकिता के पिता का कहना है कि उनकी कॉलोनी काफी समय से बंदरों के आतंक से जूझ रही है। साथ ही वो अपनी बेटी की समझदारी और तुरंत उठाए गए कदम की तारीफ कर रहे हैं। डर के हमारे पास फ़ोन किए, हम दूर थे। उसके बाद फिर पता नहीं कैसे निकिता को ख्याल आया, यहाँ पे एलेक्सा रखा हुआ था, तो वहाँ से कमांड दिया एलेक्सा को, एलेक्सा कुत्ते की आवाज़ निकालो। और एलेक्सा ने सच में कुत्ते की आवाज़ निकाला तो बंदर को लगा सच ओरिजिनल यहाँ पे कुत्ता है, तो डर के तुरंत सब 4-5 बंदर थे, सब भाग गए तुरंत। निकिता का परिवार अब अमेज़न के एलेक्सा डिवाइस को एक नए नजरिए से देखता है। इनका कहना है कि ये न्यूज सुनाने और मनोरंजन करने के साथ ही जरूरत पर मदद करने वाला एक अच्छा डिवाइस साबित हुआ है। जल्द ही बिना डेबिट कार्ड के सिर्फ अपने यूपीआई आईडी नंबर के जरिए एटीएम में नकदी जमा कर सकेंगे। रिजर्व बैंकों ने ग्राहकों की सहूलियत के लिए यह ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोकप्रिय यूपीआई से जुड़ी ये सुविधा जल्द एटीएम में उपलब्ध होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। कार्ड के सिर्फ अपने यूपीआई आईडी नंबर के जरिए एटीएम में नकदी जमा की जा सकेगी। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ग्राहकों की सहूलियत के लिए यह ऐलान किया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोकप्रिय यूपीआई से जुड़ी ये सुविधा जल्द एटीएम में उपलब्ध होगी। फिलहाल सिर्फ डेबिट कार्ड के जरिए नकद जमा करने की सुविधा है। Given the experience gained from cardless cash withdrawal using UPI at the ATMs, it is now proposed to facilitate deposit of cash in CDMs, that is in the cash deposit machines using UPI. This measure will further enhance customer convenience and make currency handling process at banks more efficient. केंद्रीय बैंक ने थर्ड पार्टी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एप्लीकेशंस के जरिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या पीपीआई को जोड़ने की इजाजत देने का भी फैसला किया है। लोगों ने रिजर्व बैंक के फैसले का स्वागत किया है। आम पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा वेलफेयर होगा, क्योंकि अब और बैंकों के लिए भी एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप होगा, क्योंकि अब उनको ज़्यादा मतलब बैंकों में बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत सारे लोगों की शिकायत भी रहती है कि लंच ब्रेक हो गया या ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से वो वर्किंग आवर्स में नहीं जा पाते थे। तो इससे बैंकों के ऊपर एक रिडक्शन हो गया। I feel like it will save the time of the customers because we don't have to stand in the long queue, and it will also reduce the work pressure on the employees of the bank because they don't have that much work pressure as it compares to the one which we have already in the bank. तो ये अच्छा फैसला है। इसमें बैंकों पे जो लोड होता है या लाइनें लगी होती हैं वो उस पर ज़रूर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो जमा करना कोई अच्छा डिसीजन है वैसे ये। और बाकी सब्जेक्ट टू होगा कि कितना अमाउंट तक जमा कर सकते हैं, क्या वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हो तो डॉक्यूमेंट आने के पर पूरा ही पता चल पाएगा। बाकी अच्छा डिसीजन है।
रिजर्व बैंक ने थर्ड पार्टी यूपीआई के जरिए पीपीआई को जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा है। इससे इस्तेमाल करने वालों के पास ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इससे पीपीआई होल्डर बैंक खाता रखने वालों की तरह यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि इनके ऑपरेशन के निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा की भावना कैंसर राजौरी जिले की पहली महिला है जिनका चुनाव जज के रूप में हुआ है। भावना के पिता दर्जी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा की भावना केसर राजौरी जिले की पहली महिला हैं जिनका चुनाव जज के रूप में हुआ है। भावना के पिता दर्जी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं पहली गर्ल हूँ और मुझे दुख भी है कि क्यों पहली गर्ल हूँ। वाई नॉट अदर्स। कि मैं सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, अच्छे से पढ़ाई करें। एवरीथिंग इज़ ईजी। हम बस अपने दिमाग से उस चीज़ को टफ कर देते हैं, बट जब हम उस चीज़ पे जाएंगे, जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो सब कुछ ईजी है। बस मोटिवेट रहे तो एवरीथिंग इज़ ईजी। परीक्षा के नतीजे आने के साथ भावना के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भावना के पिता और दूसरे लोग उनकी उपलब्धि पर बेहद खुश थे। खुशी तो बड़ी है और होनी भी चाहिए है। इस तो ज़्यादा असं खुशी इस गल नहीं होएगी कि बच्चे और भी इस तरीके नाल निकलन और उन्होंने घर जाके अस भी खुशी बना। देखिए, कारोबार छोटा था लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। उस सोच ने आज ये मुकाम पूरे नौशेरा को दिखाया। आज नौशेरा के तमाम गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर इनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो हमें प्राउड फील होता है कि हमारे इस इलाका से, दूर दराज इलाका से, बॉर्डर बेल्ट से एक बच्ची उठ करके फर्स्ट जज, गर्ल जज, जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में से फर्स्ट गर्ल जज, और अगर कहूँ तो नौशेरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो ये जुडिशियल एग्ज़ाम पास करने वाली फर्स्ट जज हैं। भावना ने अपनी स्कूली शिक्षा नौशेरा में की, फिर उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। इसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रीडर के रूप में चुना गया। नौकरी के साथ वे पढ़ाई भी करती रहीं। जम्मू कश्मीर न्यायिक सेवा पास करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। असम के काजीरंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा गोलाघाट लंबे वक्त से इंसान और जानवरों के बीच टकराव से जुड़ा मुद्दों से जूझ रहा है। लोगों का कहना है कि इलाके में हाथी न सिर्फ उनके घरों का नुकसान कर रहे हैं बल्कि फसलों और चाय के बागानों पर भी कहर बरपाते हैं। इस रिपोर्ट पे देखिए। असम के काजीरंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा गोलाघाट लंबे वक्त से इंसान और जानवर के बीच टकराव से जुड़े मुद्दों से जूझ रहा है। लोगों का कहना है कि इलाके में हाथी न सिर्फ उनके घरों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उनकी फसलों और चाय बागानों पर भी कहर बरपाते हैं। ज्यादा हाथी साल के साल रह जाता है, 6 महीना तक रह जाता है। उधर से आकर के रात में परेशान करता है, घर सर तोड़ देता है। तो उसमें चावल आटा रहता है वो भी खा देता है। तो उसमें कोई बताने जाने से मतलब नहीं मिलता है, सरकार तरफ से कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग का काम करने को थोड़ा तकलीफ होता है। ज्यादा जाक वाला 20-30 ठो रहता है ना, तो हम लोग का काम करने को लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है। ऐसा भी है, रात में कभी कभी सुआ आदमी को भी हाथी घर में जाके घुस के कभी हाथी आदमी को भी मार दिया है। वो कभी 2, 3, 4, 5 आदमी ऐसा मृत्यु हो गया है इधर हम लोग का बगान में, गांव में ऐसा। और खेती बाती तो बहुत नष्ट कर रहा है। गांव का जो खेतियक है उन लोग भी अच्छा से जी नहीं पा रहा है। एक वयस्क हाथी को भूख बहुत लगती है। ऐसे में वो अपने झुंड के साथ खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। वन रेंजरों का कहना है कि हाथी के रहने की जगहों पर जंगलों की कटाई और दूसरी गतिविधियों की वजह से इंसान और हाथी के बीच टकराव बढ़ा है। हम लोग ऐसे जाके वो लोग खेत देता हूँ, जो भगा देता हूँ थोड़ा साइड में। तो उस तरफ हम लोग का रिजर्व है, बिजली रिजर्व, वहाँ तक यहाँ से लेके वहाँ पहुँचा देता हूँ हम लोग ऐसा करके। और वो धान खेत भी है यहाँ पे, रात में यहाँ के धान खेत भी खाने के लिए आता है। यहाँ पे रिजर्व बहुत कमती हो रहा है ना, इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत दिन से ऐसे ही चल रहा है।
समस्या। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही काजीरंगा निर्वाचन क्षेत्र के लोग मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे केरल की तरह अपने राज्य में भी पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे और हाथियों के लिए अलग कॉरिडोर की मांग कर रहे हैं। हम राजनीतिक दल से इसे चाहते हैं कि तोड़ फोड़ करता है उसको खर्चा पानी दीजिए और कुछ समस्या ठीक करिए। जैसे इधर में हाथी घुसना नहीं चाहिए, हम रात भर आराम से सो सकते हैं और कोई लाइट साइट का इंतजाम कर देना चाहिए। सरकार से हम लोग मदद चाहते हैं, सरकारों से जो हम लोग को मदद कीजिए। 3 साल 4 साल हो गया पत्थर में हम लोग खेती जो है धान का खेती वो खेती कर नहीं सकता है और रात में हले बहुत तकलीफ होता है। आदमी लोग का भगना होता है, सोने को तकलीफ होता है और सवेरा उठ के तो काम आना ही चाहिए हम लोग का ड्यूटी में। यहाँ पे आना, यहाँ पे हाथी होता है। हम लोग ये चाहते हैं जैसे केरल में एक कॉरिडोर बनाया गया है, कॉरिडोर ऐसा असम में अगर ऐसा कॉरिडोर हो जाएगा तब हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हाथी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, वाइल्ड एनिमल का जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। असम में भी अगर ऐसा कॉरिडोर होने से ठीक होगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रोजलीना तिर्की को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने राज्यसभा सांसद कामाख्या प्रसाद ताशा को काजीरंगा सीट से उम्मीदवार बनाया है। असम में लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। काजीरंगा निर्वाचन क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।